हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन को। इस चैप्टर के हमने हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, समझा, सीखा एंड उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। अब बारी है हमें एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की। एक बार अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप इतना समझ करके चल सकते हैं कि वो चैप्टर कंप्लीटली आपका पूर्ण हो चुका है। मतलब कॉन्फिडेंस के लिए, साथ ही साथ ऐसा कहूं तो मिसलेनियस टाइप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एंड जेई और नीट दोनों ही जगहों पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी यहां से हमें देखने को मिल जाते हैं। कुल मिलाकर के पॉइंट इतना सा है कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या जेई एस्पिरेंट हो या फिर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे जितने कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे हैं उनको एक्चुअली अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं इस सिलसिले को, जहां पे हमारे पास इस पार्ट 1 में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से इस चैप्टर से क्या कह रहे हैं। यहां पे कहना इनका ऐसा है कुछ कि भाई निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं भैया नीचे क्या क्या लिखा है इन्होंने। सबसे पहला तो यह कि आप किसी आवेश का वैद्युत बलों से परीक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। हालांकि ये अगर सवाल मैं पढ़ूं तो मैं कहूंगा इन्होंने 1 साल पहले आपसे पूछ लिया है ना। क्लास 12th में पूछते तो अच्छा लगता, क्योंकि एक चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में आने वाला है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत वाला पूरा चैप्टर आपको फील देने वाला ग्रेविटेशन जैसे फॉर्मूले भी एंड उसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट भी। कारण क्या है? तो कारण ऐसा है कि जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल में दो द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं आकर्षण बल, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अस्पर्शी बल होता है, ठीक उसी प्रकार से आवेशों की जब बात होती है तो दो आवेश एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं वो भी अस्पर्शी बल होता है। रीजन बस इतना सा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है और आवेशों द्वारा लगाया गया बल आकर्षण एज वेल एज प्रतिकर्षण दोनों ही होता है। मतलब या तो अपने वो दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे जब विपरीत आवेश होंगे तब, और जब सिमिलर आवेश होंगे, सेम आवेश होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए दिखते हैं। बात कुछ भी हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की जैसी ही बात होती है तो उसके द्वारा लगाया जाने वाला बल कुछ इस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो इसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा या जो इसके द्वारा इसका क्षेत्र होगा, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें तो गुरुत्वीय क्षेत्र जो होगा या गुरुत्वीय क्षेत्र का जो प्रभाव होगा वो इस बॉडी के बाहर होगा। इस बॉडी के बाहर साइड से ये किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस बॉडी के इनसाइड अगर पहुंच गया, इस बॉडी के अंदर अगर मैं पहुंच जाऊं, यहां पे अगर मैं पहुंच जाऊं, ये एक पी पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर मैं पहुंचूं तो यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। इसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0। तो वैसे ही आवेशों के लिए भी बात करूं तो एक हॉलो स्फीयर के अंदर यहां पर एक दूसरा बॉडी है जिसके ऊपर चार्जेस दे दिया आपने, तो इसके परीक्षण करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसको एक खोखले चालक के अंदर रखेंगे तो ये खोखला चालक जो बल महसूस करेगा उससे हम पता कर सकते हैं इसका विद्युत क्षेत्र। नहीं, इस खोखले चालक पे नहीं पता कर पाएंगे, ये खोखले बॉडी पे पता नहीं कर पाएंगे। इसको पता करने के लिए तो बस इतनी सी चीज चाहिए कि इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में, या फिर ये चार्ज है तो इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी एक Q पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। तो ये अगर Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा और उससे हम पता लगा सकते हैं इसकी क्षेत्र की तीव्रता। ठीक उसी प्रकार जब हम कहते हैं यहां पर कि भाई क्या आप किसी पिंड का परीक्षण निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वीय प्रभाव से उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों से कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि किसी पिंड का परीक्षण करना है तो उसके पास में ही रखे किसी दूसरे गुरुत्वीय प्रभाव से, मतलब इस पिंड का कुछ पता करना है, गुरुत्वीय बल है ना, तो अगर इसको मैं किसी खोखले गोले में रख दूं, या फिर मैं कहता हूं इसको खोखले गोले में मत रखो, यहां पर एक दूसरा द्रव्यमान है इसके पास में रख दो, तो क्या इन सब साधनों से इसकी क्षेत्र की तीव्रता पता की जा सकती है क्या?
तो मैं कहता हूं ना। कारण क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई की अगर बात करते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास होता है। एकांक द्रव्यमान द्वारा जो बल का अनुभव किया जाता है उसको कहते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यह हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ठीक इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान है हमारा ये m और एक ये हमारा द्रव्यमान है हमारा m0 और दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर की दूरी है सपोज d, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? तो ये होता है gm0 अपॉन डी स्क्वायर होल अपॉन एक m0 चल रहा है, m0 से m0 कैंसिल हुआ, I इक्वल्स टू gm अपॉन डी स्क्वायर। अर्थात एक बात समझ में आती है कि पास में रखे द्रव्यमान से मेरे m0 का, ये जो m0 था, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पास रखे द्रव्यमान से कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चलता हूं तो E होता है हमारा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वहां पर दो आवेशों के बीच में, सपोज ये एक बिंदु आवेश है, ये एक दूसरा बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज वही d है, तो भाई इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक नया कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अब इनकी वजह से यहां पे इसको मैं कह देता हूं कि ये Q है और इसको मैं कहता हूं ये Q0 द्रव्य, Q0 आवेश है, तो ये Q1 Q2 लिखने की जगह पे मैं लिख सकता हूं Q0 अपॉन में Q0, मतलब Q0 इस Q का जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा उसको कहते हैं Q की ताकत। तो ये Q0 के बारे में पता कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू ये होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। D लिखा है तो D ही चलने दो भाई, KQ अपॉन D स्क्वायर। तो लुक्स लाइक सेम, ये GM अपॉन D स्क्वायर, KQ अपॉन D स्क्वायर। ये जो Q0 था जिस पे पता करना था मुझे, जिसकी ताकत मुझे पता करनी थी, क्या पता कर पा रहा हूं इसकी तीव्रता? नहीं। तो मतलब ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि किसी भी पिंड को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से किसी भी साधन या किसी साधन से परिरक्षित नहीं किया जा सकता। मतलब कह रहे हैं कि क्या आप इनको चेक कर सकते हैं, क्या आप उस बल को सेव कर सकते हैं कि हमने है ना एक बड़े से खोखले गोले के अंदर उसको रख दिया तो उससे निकलने वाले जो बल हैं वो खोखले गोले में पैक हो गए, जैसे कि एक डब्बे के अंदर कोई सामान रख करके बंद कर दिया तो उसका बल उसके अंदर संरक्षित हो गया। ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं कर सकते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता। यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन आकार में बड़ा है तब क्या वह गुरुत्वीय बल के संसूजन की आशा कर सकता है? कहना यह चाहते हैं कि जैसे देखिए ना, यह हमारी पृथ्वी और हमारी पृथ्वी के बियॉन्ड ये हुई हमारी पृथ्वी और ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है ना एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष यान चल रहा है, ठीक है। अब इस अंतरिक्ष यान में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो वेटलेसनेस अनुभव करता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहां पर इसके इस ऑर्बिट में घूमने का सीधा ही मतलब है कि इसके ऊपर जितना अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा उतना ही अपकेंद्रीय बल भी लग रहा होगा, है ना। मतलब सेंटर जितना खींच रहा होगा बाहर भी उतना ही बल लग रहा होगा, यानी टोटल फोर्स यहां पर कितना हो रहा होगा? 0। अब क्या है, तो पृथ्वी के सापेक्ष इसका गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो गया पृथ्वी के सापेक्ष। लेकिन हम कहते हैं पृथ्वी को अगर मैं भूल जाऊं, इसको हटा दूं, ये भूल जाता हूं, तो ये जो यान है इसका तो कुछ ना कुछ मास होगा ना। इस यान के मास के कंपैरिजन में इस व्यक्ति के द्रव्यमान के ऊपर लगने वाला कुछ ना कुछ तो गुरुत्वीय बल होना चाहिए। मतलब ये यान का द्रव्यमान और ये व्यक्ति के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ना। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि चूंकि हमारे यहां पर पृथ्वी है तो पृथ्वी के कंपैरिजन में ये यान के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी के कंपैरिजन में नगण्य होता है। तो मतलब उस व्यक्ति को कोई भी भार का अनुभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि एक किताब यहां पर रखिए, एक किताब यहां पर रखिए टेबल पे, तो इन दोनों किताबों के बीच में भी तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, तो ये दोनों किताबें चिपक जानी चाहिए।
लेकिन ये नहीं चिपकती क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ जो लग रहा है क्या, पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों किताबों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान से ज्यादा होता है। रीजन, इस बुक का मान m मान लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, इस बुक का मान m2 मान लीजिए, स्मॉल m2, और इसको m1 कह लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान m है। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, प्रोडक्ट ऑफ मास के। अब प्रोडक्ट ऑफ मास के मतलब F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F प्रोपोर्शनल टू m1 m और एक F प्रोपोर्शनल टू m2 m। ये फर्स्ट बुक पे, ये सेकंड बुक पर, और ये इन दोनों बुकों के बीच में। तो पहले बुक पे लगने वाले में ये जैसे ही पृथ्वी का द्रव्यमान मल्टीप्लाई करिएगा उसमें इन दोनों किताबों के द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या ही मोल होगा। ये तो नगण्य से भी छोटे कह लो, बहुत छोटे हो गए ना, ये द्रव्यमान तो बहुत बड़े। तो ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति के ऊपर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण, चूंकि ऑर्बिट में घूम रहा है तो वैसे ही वहां पर बल जो है वो जीरो है ना, तो उसको तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल का मान अनुभव नहीं हो रहा। और जो हमारा वेट होता है, जो भार होता है, वो W होता ही क्या है भैया, mg। इसका मान 0 हो रखा है तो कोई वेट नहीं महसूस हो रहा। लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि तो भैया ये जो यान है जिसमें वो बैठा है उसके कंपैरिजन में इसका तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना, तो इन दोनों के बीच में भी तो लगना चाहिए ना गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैं कहता हूं लगेगा, लेकिन इतना कम लगता है कि वो नगण्य है। किंतु जैसे ही वो एक बड़े स्पेस सेंटर में बैठता है, एक बड़े स्पेसशिप में बैठता है, जैसे यहां पे कह रहे हैं ना अंतरिक्ष स्टेशन, भाई स्पेस स्टेशन है हमारे स्पेस में, है ना, बहुत बड़ा सा है। अगर उसमें बात करें तो ठीक है, पृथ्वी के कंपैरिजन में तो जीरो है। वो स्पेस सेंटर भी क्या हो रहा है भाई, वो भी अर्थ के ऑर्बिट में ही घूम रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, वो ऐसा कुछ बड़ा सा ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट अब गुरुत्वाकर्षण बल के यहां पर भी मान तो सुन नहीं है, लेकिन पृथ्वी को हटा दीजिए। अब व्यक्ति और उस स्पेस यान में, मतलब कौन सा भाई, अंतरिक्ष स्टेशन में, व्यक्ति और अंतरिक्ष स्टेशन में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जो g का मान आप लिखेंगे, वो g का मान कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाता है भैया Gm/r²। अब ये m की वैल्यू जब बात करेंगे, यहां पर मास की बात करेंगे, तो किसका मास कंसीडर हो जाएगा भाई, तो यहां पर मास कंसीडर होगा हमारे अंतरिक्ष स्टेशन का। अंतरिक्ष स्टेशन का मास ज्यादा होने के कारण अंतरिक्ष स्टेशन उस व्यक्ति पे कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, जो कि बहुत कम होगा, जो कि होता बहुत कम है। तो पॉइंट ठीक हो गई कि हां भाई, यदि अंतरिक्ष स्टेशन पर्याप्त रूप से बड़ा है तो यात्री उस स्टेशन के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगा सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल के मान का अनुभव करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बोली गई कि अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना, अंतरिक्ष यान जैसा छोटा सा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है इसी में, यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्वीय बल से करें, सूर्य द्वारा भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है और चंद्रमा द्वारा भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है, तो यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर इनकी तुलना आप करते हैं, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के मान की तुलना आप चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के मान से करते हैं, तो यहां पे आप क्या देखते हैं, तो आप यह पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है। सूर्य जो खींचेगा ऑब्वियसली ज्यादा है चंद्रमा की तुलना में। तो ये बात जो है अभी अगले में जो कह रहे हैं कि इसकी जांच आप स्वयं आगामी अभ्यासों में दिए गए आंकड़ों की सहायता से कर सकते हैं। मतलब अभी आगे अभी एक्सरसाइज में ही क्वेश्चंस आने वाले जहां पर आपको देखने को भी मिल जाएगा कि सूर्य के कारण जो गुरुत्वीय बल है वो चंद्रमा के कारण जो गुरुत्वीय बल होगी उससे ज्यादा है। तो भी क्या होता है कि तथापि चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। मैंने कह दिया कि सूर्य द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है वो ज्यादा है, चंद्रमा द्वारा जो लगाया जा रहा है वो कम है। बावजूद इसके जब ज्वार भाटा की बात करते हैं, हमें पता है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। कब? जब चांद हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है। जैसे मान लीजिए जिस दिन पूर्ण चांद होता है ना, पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है भाई, तो चांद जो है हमारे पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब होता है। करीब होने के कारण क्या होता है, तो जो पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का मान उसका ज्यादा देखने को मिलता है और उसके कारण होता ही है कि जो पानी है, जो समुद्रों में पानी है, वो पानी क्या होते है भैया, ऊपर उठने की कोशिश करती है। मतलब वो चाहती है कि हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके चांद पे चले जाए। हालांकि हमें भी पता ही ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक सर्टेन हाइट तक उठेगी, लेकिन बहुत सारा मास उठने के कारण फिर नीचे गिर जाती है।
तो मतलब लहरें उठने लगती ऊंची ऊंची, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो जब हम इनके ज्वारीय प्रभाव की बात करते हैं तो भाई सूर्य का तो गुरुत्वाकर्षण बल इससे ज्यादा था, उसका ज्वारीय प्रभाव ज्यादा क्यों नहीं दिखता, चांद का ज्वारीय प्रभाव ज्यादा क्यों दिखता है? तो एक फैक्टर है बेसिकली, देखिए किसी ग्रह के कारण ज्वारीय प्रभाव दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अतः यह गुरुत्वीय बल से मुक्त है, यानी इसको गुरुत्वीय बल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्वारीय प्रभाव का किससे लेना देना होता है भैया? तो ये लेना देना है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ज्वारीय प्रभाव जो है, ज्वारीय प्रभाव जो है हमारा, ठीक है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³ के। तो जी से मतलब जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उससे लेना देना नहीं है। चूंकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की तुलना में बहुत अधिक है, अतः चंद्रमा के कारण ज्वारीय प्रभाव अधिक होता है। अब ये दूरी देखिए ना, तो ज्वारीय प्रभाव मैं कहता हूं ये मून की वजह से है ना, और यहां पर हम बात करते हैं ज्वारीय प्रभाव सन की वजह से। तो सन की वजह से जब बात करेंगे तो ये डिस्टेंस का क्यूब और व्युत्क्रमानुपाती। तो एक बात बताइए, जिसके बीच में, अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल का कोई रोल रहा नहीं, तो जिसके बीच में दूरी कम होगी, यहां पर है भैया हमारी पृथ्वी, इसके अराउंड इसके सराउंडिंग्स में यहां पर चांद, और ये पृथ्वी ये जो है ये एक ऑर्बिट में घूम रही है, और यहां कहीं पर रखा हुआ है हमारा सूर्य, यहां कहीं पे क्या रखा है? सूर्य। तो अब ये पॉइंट दिख रहा है मुझे कि भाई क्या हो रहा है कि ये चांद हमारी पृथ्वी के अराउंड रोटेट हो रहा है ना, पृथ्वी यहां पर है और ये चांद इसके अराउंड रोटेट हो रहा है। तो भैया इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है RS कह लेता हूं, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है R मून जो है वो कम है। जिसकी दूरी कम होगी उस पर ज्वारीय प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसकी दूरी ज्यादा उस पर ज्वारीय प्रभाव कम होगा। तो इसीलिए क्या होता है भाई, जो फुल मून वाला जो दिन होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन समुद्रों में ज्वार भाटा आती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती है। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए बढ़ती तुंगता के साथ। तुंगता मतलब होता है भैया एल्टीट्यूड, है ना, इसका मतलब क्या होता है? स्विंग, इसका मतलब होता है एल्टीट्यूड। तुंगता के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या घटता है? तो भैया घटता है। और ठीक उसी तरीके से बढ़ती गहराई के साथ, मतलब पृथ्वी को अगर एक समान घनत्व वाला गोला मानिए तब, क्योंकि हमें पता है जैसे डेप्थ में जाते हैं वहां घनत्व के चेंजेस होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर माने तो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा या घटेगा? तो एक बात काम कर लेते हैं ना, फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी की बात करते हैं, जी डैश कह लेता हूं। जब हाइट पे जाएंगे तो जी में जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है भाई? तो जी 1 - 2h अपॉन में r होता है। और ठीक इसी तरीके से गहराई में जब हम बात करते हैं, गहराई के साथ, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण, इसको अगर हम लिखते हैं जी डैश को, तो ये होता है भैया जी 1 - d अपॉन में r। ठीक है, हालांकि दोनों में रेट ऑफ वेरिएशन अलग अलग है। हाइट के साथ जिस रेट से कम होता है उसी रेट से डेप्थ में नहीं होता, ठीक है ना। तो पॉइंट क्लियर है। लेकिन होता क्या है, इसमें भी दिख रहा है आपको कि ये रेडियस के, अगर इसको देखेंगे तो जी जो है वो कैसा है भैया? तो ये 1 - 2h अपॉन r है, तो इसका मतलब क्या होगा? घटता है। और सिर्फ इसी में नहीं, इसमें भी आपको दिख रहा है, यहां पर भी कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, मतलब घटता है। ये दिख रहा है 1 - d अपॉन r भैया। तो ये g में अगर कोई भी 1 के अंदर माइनस करके फिर डिवाइड करेंगे तो वैसे ही 1 से छोटी वैल्यू हो गई। ये 1 - समथिंग मतलब क्या है? ये 1 से छोटा फ्रैक्शन आएगा ना, और 1 से छोटे फ्रैक्शन को r से डिवाइड कर दिया तो वो तो डेसिमल में चला ही गया ना। इस पूरे फ्रैक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये किस में चला गया? ये हमेशा डेसिमल में आएगा। और अगर ये डेसिमल में आएगा, g में कोई डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 0 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 5, तो भैया ये क्या करेगा? इस नंबर को और नीचे ले जाएगा, छोटा करेगा। 5 में 0.2 का मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 दूनी 10 तो हुआ, डेसिमल लगाइए 1 हो गया। ये 1 इस 5 से कैसा दिख रहा है? छोटा ही।
तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, 1 माइनस समथिंग कर दिया तो वैसे ही वो नंबर 1 से छोटा हो गया। r से अगर डिवाइड कर दिया, r बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो ये और ज्यादा छोटा हो गया, और g में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया वो g को भी छोटा कर देगा। अर्थात दोनों ही कंडीशन में क्या होता है भैया, घटता है, और इधर भी हम बात करें तो घटता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तीसरा सवाल इसी में कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो भैया पूछे करता है कि नहीं करता। तो देखिए ना, गुरुत्वीय त्वरण जो है g, ये होता कितना है, ये होता है gm/r²। यहां पर gm की अगर हम बात करें तो g जो है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये m की अगर हम बात करते हैं तो ये है भैया हमारा द्रव्यमान। r की बात कर रहे हैं तो ये है हमारा त्रिज्या। ये कौन है, ये हमारा त्रिज्या। ठीक उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं इसमें, तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है किसकी, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो ये द्रव्यमान जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। अब एक बात समझ में आ गया कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भरता नहीं है। और ये तो एक स्टार पॉइंट बना करके हमने इस चैप्टर को जब समझ रहे थे तब लिखा था कि जो स्मॉल जी होता है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो पॉइंट क्लियर है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला, पृथ्वी के केंद्र से R2 तथा R1 दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर के लिए जो सूत्र है, दो सूत्र दिख रहे हैं। एक सूत्र दिख रहा है स्थितिज ऊर्जा का अंतर मतलब डेल यू की वैल्यू -g कैपिटल M स्मॉल m 1 -r2 -1/r1 ऐसा निकालें, या फिर मैं कहता हूं डेल यू इक्वल्स टू mg r2 -r1। दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो देखिए ना, ये mg/ में जो r होता है ना, ये देखिए स्मॉल g जो पुटअप हुआ है यहां पर, ये क्या होता है gm/ में r होता है। अब gm/r मतलब यहां पे जब r1 और r2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये r2 -r1 आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, जरा देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए साइड की जाए और इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो इसके सॉल्यूशन में क्या देखने को मिला, -gmm, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये r1 -r2 अपॉन में r1 r2। तो यहां पे यही चीज कह रहे हैं कि -gm अपॉन r1 r2 जो है इसको मान लिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी, g की। तो बचे हुए नंबर सब क्या हो गए, इन सबको उड़ा दीजिए, तो बचे हुए नंबर क्या दिख रहे हैं, gm इंटू r1 -r2। तो यहां पे तो मुझे कहना पड़ा ना कि ये r1 इंटू r2 जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसके, कैपिटल R के, मतलब r1 r2 का जो प्रोडक्ट होगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके हो गई, r के। तो भैया एक पॉइंट क्लियर होती है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है, इसमें हमें कुछ मानना पड़ा है, लेकिन इसकी हम बात करें तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। तो मतलब ये है कि भैया अधिक यथार्थ है कौन, पहला वाला सूत्र -gm 1/r2 -1/r1 वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे स्थितिज ऊर्जा के लिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है बजाय नीचे वाले के। ठीक है, क्यों था ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते फिर अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में दोगुनी चाल से चल रहा है। मतलब एक ऐसा ग्रह, मैं कहता हूं कि एक जो ग्रह है उसको मैं कह लेता हूं कि वो ग्रह है टीपी, प्लैनेट अपॉन अगर मैं टीई करता हूं तो ये कितना है भैया 1/2, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो टीपी है वो ट्वाइस ऑफ टीई है। ठीक है, टीपी जो है वो टीई से ट्वाइस चल रहा है, तो ट्वाइस ऑफ टीपी टीई के बराबर हो गया। तो इसलिए कहते हैं मान लीजिए ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में दोगुनी चाल से चल रहा है, तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसका कक्षीय अमाप क्या है।
मतलब मेरे से पूछा जा रहा है कि अच्छा तो फिर इस कंडीशन में आरपी की वैल्यू बता दीजिए। तो बड़ा ही आसान सा काम है भाई। इसमें देखिए अगर मैं इसको फर्दर लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, टीपी अपॉन टीई जो होगा, इसको स्मॉल लिख लेता हूं ना। टीपी मतलब समय किसके लिए भाई, तो हमारे प्लेनेट के लिए। टीई मतलब क्या भाई, तो समय अर्थ के लिए। ये दोनों की अगर वैल्यू की बात करें तो ये 2 को नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2। अब आरपी चाहिए तो कहते हैं कि फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही होता है भाई हमारे किससे, तो केपलर के नियम से। तो मैं कहता हूं टीपी अपॉन टीई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आरपी अपॉन आर ई के क्यूब के बराबर हो जाएगा। और टीपी अपॉन टी गिवन है 1/2, तो ये रख लीजिए 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया क्या हमारा आरपी अपॉन आर ई का क्यूब। अब इनको अलग अलग अगर मैं कर भी दूं तो ये क्या हो जाएगा, आरपी का क्यूब इज इक्वल्स टू आर ई का क्यूब टाइम्स ऑफ 1/4। अब यहां पर आर ई का क्यूब रख लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको इधर भेज भी सकते हैं, तो 2/3 रूट थर्ड रूट भी बन जाएगा। तो फाइनली मेरे को कितना मिल गया भाई, तो मुझे ये जो मिला ये मिल गया आरपी बराबर आर ई 1/2 टाइम्स ऑफ 2/3। ठीक, अब इसकी अगर वैल्यू रखेंगे 1/2 कि 2/3 में, तो ये होता है 0.631 आर ई। मतलब किसके बराबर हो गया, ये हो गया 0.631 आर ई के बराबर हमारा फाइनल आंसर निकल गया। मतलब अर्थात ग्रह का माप पृथ्वी के माप से 0.631 गुना छोटा है। ठीक है, क्यों छोटा छोटा कह रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में है ना, ये जो नंबर आ रहा है किसमें है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये कैसा है, उसके कंपैरिजन में छोटा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं बृहस्पति के एक उपग्रह आयो। बृहस्पति के पास बहुत सारे उपग्रह है भाई, जैसे हमारा एक चांद है उस तरीके से उसके पास कई सारे चांद है। तो उसमें से एक उपग्रह की बात करें किसकी, आयो की। कक्षीय अवधि 1.769 दिन तथा कक्ष की त्रिज्या जो है 4.22 इंटू 10⁸ मीटर है। यह दर्शाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना है। यहां पे कहानी यह है कि भाई यह है कक्षीय अवधि 1.76 दिन में एक बार आयो जो है वो अपने बृहस्पति की चक्कर लगा लेता है और उसकी त्रिज्या जो है वो 4.22 इंटू 10⁸ मीटर है। तो मतलब यहां पर अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो देखिए इसका टाइम पीरियड यहां पर गिवन है 1.769 दिन, और अगर त्रिज्या की बात की जाए तो भैया ये है 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, अब क्या करें, तो अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे और हम ये रिलेशनशिप निकालेंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता कितना भैया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम जो लिखते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वो अल्टीमेटली होता कितना है भाई, तो ये होता है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब अपॉन में जी एम। ठीक, ये होता है भैया हमारा पूरा फॉर्म टी स्क्वायर का। तो यहां से मुझे निकालना किसको है भाई, तो मुझे निकालना है यहां से मास के कंपैरिजन की बात करें, सूर्य के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो मास अगर निकालूं तो कितना लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए तो जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो बात कर जी टी स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और इसके बाद आर की वैल्यू गिवन है 4.22 इंटू 10⁸ कितना, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4.22 इंटू 10⁸। अगर मैं इसको यूटिलाइज करूं तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन बन सकता है। क्या है भैया सॉल्यूशन, तो करना क्या है, सिंपली इन सब की वैल्यूज ले आइए, चलिए रखते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है यहां पर, तो इस फॉर्मूले में हम सब कुछ की वैल्यू रखना शुरू करें। तो टाइम की जो ये वैल्यू रखी है ये तो दिया है दिन में, अब इसको भैया किस में चाहिए, तो सेकेंड्स में चाहिए। तो आपको क्या करना है 1.769 इंटू 24 डेज इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, खत्म। ये हो गया, आ गया 60 सेकेंड। ये तो मीटर में है ही हमारे पास। ठीक, तो अब क्या करना, इसको सिंपली यहां पर रख लिया जाए। तो इसकी वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग
ये देखिए ये रही 1.53 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.53 मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, 1.53 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड, ये इसको सॉल्व करने से मिलने वाली। अब इन सबको रखिए तो 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर क्यूब की बात करें तो ये रखा है आर क्यूब 4.22 इंटू 10 टू द पावर 8 का क्यूब अपॉन जीटी स्क्वायर, जीटी मतलब कितना भाई, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू हमारे पास में ये ऊपर रखी है 1.53 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां से मुझे मिलने वाला है m, और ये m किसके लिए लिख रहे हैं, तो जुपिटर के लिए लिख रहे हैं, तो mj कर देते हैं। तो mj की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1.90 इंटू 10 टू द पावर 27, है ना, 1.90 इंटू 10 टू द पावर 27, ये है मेरी जुपिटर की मास। जुपिटर के लिए हो गया भैया मास। अब ऐसे ही मैं निकाल लेता हूं सन का मास, और फिर जुपिटर अपॉन सन कर देंगे। जुपिटर का तो निकल गया, सन का निकाल लेते हैं क्योंकि सवाल में इन्हीं दोनों का रेशियो था। तो मेरे पास में सन का मास देखिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, चूंकि मास ऑफ सन कितना होता भाई, तो 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। अब मुझे रिलेशन चाहिए तो क्या लिखूंगा, mj अपॉन में ms। mj मतलब कितना भाई, तो ये है 1.90 इंटू 10 टू द पावर 27 अपॉन में 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30। इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये देखिए ना 1.9 लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। कैंसिल कर देता हूं मैं, है ना, अगर सिंगल डिजिट में लिखूं मैं इसको तो 1.9 ही लिखूंगा ना, इसको भी सिंगल डिजिट में लिखूं तो 1.9 ही तो लिखूंगा। ये खत्म हो गया, तो क्या दिख रहा है, mj अपॉन में ms इज इक्वल टू, ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भैया, 27 से 30 कैंसिल हुआ तो 1/1000। तो क्या दिखा, mj इज इक्वल्स टू 1/1000 टाइम्स ऑफ ms, मतलब मास ऑफ जुपिटर जो है वो 1/1000वां गुना है किसके भैया, ms के, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1000 टाइम्स छोटा दिख रहा है। ठीक है, मतलब सूर्य के द्रव्यमान में 1000 का अगर भाग लगा दूं तो मुझे मिलने वाला है क्या, हमारे जुपिटर का द्रव्यमान। तो ये सीधे सीधे हमें यहां से समझ में आ गया कि mj इज इक्वल टू 1/1000 टाइम्स ऑफ ms। ठीक, चलिए फॉर्मूला यही चल रहा है अभी तक हम केपलर्स थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है भाई, इससे आगे तो अभी तक बढ़े ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में जरा देखते हैं हम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारी आकाशगंगा में एक सौर द्रव्यमान के 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 तारे। ठीक है, एक सौर द्रव्यमान के हैं कितने तारे भाई, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11। मंदाकिनीय केंद्र, ठीक है, 50,000 लाइट ईयर, LY मतलब लाइट ईयर दूरी पर स्थित, प्रकाश वर्ष कहते हैं जिसको, दूरी पर स्थित कोई तारा अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेगा। आकाशगंगा का जो व्यास है उसको हम कह रहे हैं कि 10 टू द पावर 5 लाइट ईयर्स है। तो चलिए जरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है भाई, जो अभी इतनी देर से हम फॉर्म यूज करे हुए आ रहे हैं, दैट इज जो हमारा टी स्क्वायर है। टाइमिंग की जब बात चलेगी तो हमेशा यही फॉर्मूला चलेगा, है ना, केपलर के तृतीय नियम वाला। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में GM। अब इसके लिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में रेडियस गिवन है, ठीक है ना, क्या है, रेडियस गिवन है कितना, 50,000 लाइट ईयर्स। रेडियस जो है ये हमारे पास में है 50,000 लाइट ईयर्स, और एक लाइट ईयर की हम बात करेंगे तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। तो अगर मैंने इसमें आर में मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमारे पास में जो सौर द्रव्यमान दिया है, सौर द्रव्यमान के यहां पर वैल्यू दी है 2.5। सौर द्रव्यमान की बात देख लीजिए तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और एक सौर द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। तो मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 30 रख लीजिए, और ये फाइनली बन जाता है हमारा टोटल द्रव्यमान। तो मतलब मास मिल गया और रेडियस मिल गई। अब क्या करना भाई, तो टाइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जी की वैल्यू हमें पता ही है 6.9
जी की भी रखी लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो मतलब GMR ये सब मिल चुका, GMR, और ये पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर कर देंगे, ये भी हो जाएगी। अगर इन सभी वैल्यूज को रखे तो हमें यहां से टाइम निकल करके आ जाएगा। तो देखिए सब कुछ रख करके देख लेते हैं क्या होना है भाई। तो t इक्वल्स टू हमारे पास में निकल के आया था 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन में gm। अब t स्क्वायर को यहां t कर दीजिए तो अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन में gm। यहां से 2 पाई तो बाहर निकल जाएगा, या 2 पाई r इनफैक्ट चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं, r³ अपॉन में gm। वैल्यू रखना शुरू करते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू r³। r³ के लिए हमारे पास में जो वैल्यू यहां पर निकाली हुई है 5 इंटू 10⁻⁴ और 9.6 होता है उसमें 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 9.6 इंटू 10⁻⁻ हमारा ये 10⁻⁻ हमारा 15 है ना, 46 इंटू 10⁻15। इसका क्या कर देंगे, तो इसका हमें करना है क्यूब, इसका करना है हमें क्यूब अपॉन में जीएम, मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम की वैल्यू, मास भी हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा हुआ है वहां पर, क्योंकि वो सौर द्रव्यमान में दिया था। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, क्योंकि 2.5 गिवन था तो 5 इंटू 10⁻41। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये वैल्यू मिलनी है 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, कितनी हो जाएगी 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड। इसका फाइनल कैलकुलेशन हमें देखने को मिलने वाला, यानी यहां से मेरे को मिल जाती है टाइम पीरियड कि भैया इतने टाइम पीरियड में वो एक कंप्लीट रोटेशन ले लेगा। ठीक है, इसमें एक कंप्लीट रोटेशन ले लेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कहना है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्या है भाई, तो यदि स्थितिज ऊर्जा का शून्य अनंत पर है तो कक्षा में परिक्रमा करते किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा इसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक है। तो देखिए टोटल एनर्जी जो होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं तो भैया ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है 2gm अपॉन ठीक है, gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं किसके अनुसार, तो हम अगर इसको देखते हैं हमारे काइनेटिक एनर्जी के अनुसार, तो काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, ये दोनों बराबर होते हैं, बस एनर्जी में एक नेगेटिव साइन लग जाता है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर क्या भैया, तो गतिज ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होता है किसमें, तो टोटल एनर्जी, और जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है एक्चुअली वो तो नेगेटिव है ही है। अगले सवाल की बात करते हैं। कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई, मतलब जितनी उपग्रह की है, के स्थिर पिंड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है या कम है। मतलब एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट ऑलरेडी रोटेट हो रहा है और एक स्थिर द्रव्यमान है, उसको अगर हमें थ्रो करना है तो दोनों में से किस में कम ऊर्जा खर्च होगी, है ना। तो क्या वो पिंड जो है उसमें कम ऊर्जा खर्च होगी या फिर उस सैटेलाइट को बाहर निकालने में। तो कह रहे कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई के किसी स्थिर पिंड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है, कम होती है, तो कम होती है भाई। ठीक है, कैसा होगा, यहां पर लगने वाली जो ऊर्जा का मान होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां कह रहे हैं क्या किसी पिंड को पृथ्वी से पलायन चाल, है ना, कई सारे क्वेश्चन है इसमें, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो भाई पलायन वेग की अगर हम बात करें, g जो होता है अंडर रूट ऑफ 2gr होता है। अब ये g जो g क्यों भाई, v
वीई। वीई का मतलब क्या भाई? पलायन वेग। जहां पे अगर हम जी की बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं, तो जी पलायन वेग है हमारा वीई, गुरुत्वीय त्वरण है हमारा जी, और ये होता है हमारा जी एम अपॉन में आर, और ये हमारा पृथ्वी की त्रिज्या। आर। तो यहां पे अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पलायन वेग में कहीं पर भी स्मॉल जी नहीं आता है, और ये डायरेक्टली हम लोगों ने एक स्टार पॉइंट बना करके जब हम कंसेप्ट वीडियोस देख रहे थे तब वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान तो ऑब्जेक्ट के मास है ना, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? तो ये मास ऑफ अर्थ पे। ये m क्या है भाई? तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ है, इस पे डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे भाई? जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाने वाला उस पे नहीं करेगा। मतलब आपको एक हाथी थ्रो करनी हो या फिर एक छोटी सी बुलेट थ्रो करनी हो, आपको जो एस्केप वेलोसिटी का जो मान है वो सेम रखना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर निर्भर करता है क्या? जहां से हम उसको प्रक्षेपित कर रहे हैं उसकी अवस्थिति, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है क्या? तो नहीं, उस पर भी कोई निर्भरता इसकी नहीं होती है, क्योंकि यहां पर हमने वैल्यू की बात करी है, वो है आर। ये आर जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है ना? तो आप यहां से प्रक्षेपित कीजिए पृथ्वी की सतह से, या फिर यहां से प्रक्षेपित कीजिए, ये सेम रहने वाला है। आगे प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर, तो प्रक्षेपण की दिशा पर भी ये निर्भरता नहीं रखेगी। ठीक है, इसके प्रक्षेपण की दिशा किसी भी डायरेक्शन से भेजिएगा, चूंकि हम कैसे भाई, हम हैं पूरी तरीके से स्फेरिकल, गोलीय। अब गोलीय होने के कारण क्या है कि आप यहां से कभी भी कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में आप यहां से थ्रो करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एस्केप वेलोसिटी लगने वाली है। पलायन वेग का मान हमेशा सेम रहने वाला है, कहीं भी भेजिए, किसी भी डायरेक्शन से भेजिए। अगला, क्या किसी पिंड को पृथ्वी से पलायन चाल पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर निर्भर करेगी क्या? मतलब फाइनली जहां से उसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्या उसकी ऊंचाई पर निर्भर करेगी? तो मैं कहता हूं कि हां, निर्भर कर सकती है। कब भाई? प्रमोशन की बात करें, मतलब जहां से उसको फ्री करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं, उसकी बात करें तो भैया करेगी। वी इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2gr। ये जो g का मान है ये वैरी करता है। ठीक है ना? ये ऊंचाई बढ़ाने पर इसकी वैल्यू का मान निर्भर करता है। अगर आपने सतह से ये बात करते हैं अंडर रूट ऑफ 2gr, ये वी की वैल्यू पृथ्वी की सतह से बात होती है। अगर बहुत हाइट पे ऊपर से जाकर के बात करेंगे तो भैया जी के मान में परिवर्तन होगा और इसके वेलोसिटी का भी मान चेंज हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर है कि हां, निर्भर करती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। धूमकेतु है वो क्या कर रहा है भाई? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्ष में। मतलब देखिए, ये कोई ग्रह तो है नहीं, धूमकेतु है ऐसा। सूर्य को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य, और इसके परितः धूमकेतु यहां कहीं पर भी। तो जब ये इसमें घूमेगा, है ना, ऐसा घूम रहा है, तो ये तो पता ही है कि भैया जब घूर्णी गति हो रही होती है तब कैसा होता है भाई? तो ये जिस वृत्तीय कक्ष के परितः घूमता है वो वृत्तीय कक्ष का कोई ना कोई केंद्रक होता है, और माना कि भैया सूर्य उसी केंद्रक के पास में है। तो कह रहे हैं यहां पर कि कोई धूमकेतु सूर्य के परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु शुरू से अंत तक? पहला सवाल।
रेखीय चाल सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान ह्रास को नगण्य मानिए। तब कह रहे हैं कि क्या रैखिक चाल, सूर्य के ये धूमकेतु यहां नजदीक आ जाएगा, ये धूमकेतु जो है ये सूर्य के यहां पे नजदीक आ जाएगा, तब इसका जो रैखिक चाल है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और यहां पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या दोनों जगह पे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी? तो कह रहे हैं नहीं होगी। कारण समझिए, यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी और यहां के ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहां पे गुरुत्वीय बल का मान ज्यादा होगा, यहां पर गुरुत्वीय बल का मान कम होगा। तो यहां पे जब गुरुत्वीय बल का मान ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सूर्य के नजदीक, तो मैं लिखता हूं सूर्य के नजदीक और रेखीय चाल, लीनियर मोशन की सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है। जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट वाले फोर्स की बात हो रही, कोणीय की नहीं। रेखीय चाल बराबर नहीं होगी भैया, ये ज्यादा होगी सूर्य से दूर रेखीय चाल से। सूर्य से जब दूर होंगे तो रेखीय चाल यहां पर कम होगी, यहां पर रेखीय चाल ज्यादा होगी, यहां पे बड़ी तेजी से कवर करेगा। तभी तो वो वाली बात भी प्रूफ होगी ना, कौन सा? सेकेंड लॉ भैया हमारे केपलर का, कि ये जो होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कंसीडर करता है। दूर है तो सेम टाइम इंटरवल में ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी एरिया कवर करेगा, जबकि पास में आ जाएगा तो इसी टाइम इंटरवल में इतना बड़ा आर्क कवर करा है। अब भाई इतनी बड़ी आर्क को कवर करने के लिए ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसको तो ज्यादा रहना ही पड़ेगा ना। यहां पर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम रहेगी, तभी तो ये छोटा सा आर्क ट्रैवल करेगा। भाई ट्रैवलिंग में तो ये लीनियर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है ना। तो पॉइंट क्लियर है कि जब पास में होता है तो भैया ये इतना बड़ा क्षेत्रफल इसने कवर किया, ये जब दूर है तो ये वाला क्षेत्रफल सिर्फ कवर किया। तो पास में जब ज्यादा क्षेत्रफल कवर करनी है, मतलब ज्यादा आर्क चल करके जानी, यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होने वाली है, रेखीय चाल ज्यादा होने वाली है, दूर रहेगा तो कम। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या मिला भाई? तो आंसर मिल गया कि नहीं, ये जो है ये जो है दोनों जगहों पे सेम रेखीय चाल नहीं रहने वाला है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में बात करें तो कोणीय चाल, सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में ह्रास को फिर से नगण्य मानना है। यह ह्रास है, ह्रास का मतलब क्या होता है भाई? कि इसमें होने वाली कमी, ठीक है, जो है ना, निकट आने पर धूमकेतु का जो द्रव्यमान है उसको नगण्य, मतलब उसमें जो कमी होगी, ये धूमकेतु का द्रव्यमान जब इसके पास आ जाएगा तो जो कमी होगी उसको नगण्य मानना है, ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे कोणीय चाल के बारे में बताइए अभी, इसका कोणीय चाल क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ना, शुरू से अंत तक, क्या आपने कक्षा में धूमकेतु शुरू से अंत तक, कोणीय चाल जो है वो सेम रहेगा क्या? नहीं, कोणीय चाल इसका सेम नहीं रहेगा। जब रेखीय चाल सेम नहीं तो कोणीय चाल कैसे सेम हो जाएगा, है ना? v इक्वल्स टू हमें पता है आर ओमेगा होता है। तो जब ये v की वैल्यू चेंज हो रही है, रेडियस बदलेगा, तो इस ओमेगा को भी उसी प्रोपोर्शन में बदलना पड़ेगा ना। ये रेडियस चेंज ही हो रहा है ना, ये जैसे जैसे इसके निकट जाएगा रेडियस चेंज होगा। तो ये भैया दूसरे कंडीशन में भी समझ में आ रहा है कि ये नहीं, बराबर नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की और बात करते हैं। रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं, है ना, रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं। तो रेखीय संवेग की अगर हम, कोणीय संवेग की अगर हम बात करें कि सूर्य के निकट आने पर धूमकेतु का द्रव्यमान ह्रास नगण्य है, तो यहां पर हाँ भाई, कोणीय संवेग में कोई दिक्कत नहीं। कोणीय संवेग जो है वो बिल्कुल सेम चलने वाला है, कोणीय संवेग के मान में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। कोणीय संवेग जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसके मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये होता वैसे वही है R टाइम्स ऑफ P, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। R वेक्टर मतलब त्रिज्या और P वेक्टर मतलब रेखीय संवेग। लेकिन रेखीय संवेग में जो चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंगली R में भी चेंज होता है। एंड एट द फाइनल संवेग संरक्षण के सिद्धांत से इसका संवेग थ्रू आउट ऑफ द जर्नी सेम रहता है। तो कोणीय संवेग इसमें कैसा रहने वाला? सेम रहने वाला। कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, भाई जब वेलोसिटी पर ही डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया? तो हाफ mv0 या ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जब हमने रैखिक वेग को कह ही दिया कि वो वेरिएट हो रही है, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? वेरिएट होगी। गतिज ऊर्जा सेम नहीं रहने वाली। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं।
स्थितिज ऊर्जा की बात कीजिए तो स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी भाई। स्थितिज ऊर्जा तो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर काम करने वाली ही बात है, और U जो होता है ये इसकी अगर बात करें तो नेगेटिव ऑफ 1/r है ये तो, और R भी ये नहीं स्मॉल r, मतलब जो ऑर्बिट की, तो ये तो ऐसे ही नेगेटिव है। और जैसे जैसे रेडियस को क्या करते जाते हैं भैया, पास करते जाते हैं, और ज्यादा नेगेटिव मान आने लगता है, मतलब और पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे सूर्य से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। मतलब ये जो है ना ऑर्बिट में घूमते हुए सूर्य के नजदीक आएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा, और सूर्य से दूर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होने लगता है। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं है, ये भी चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं हम जरा। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है तो क्या अपनी कक्षा में सूर्य से अंत तक क्या कुल ऊर्जा नियत रहती है? हाँ, कुल ऊर्जा तो नियत रहेगी। कुल ऊर्जा तो कैसी रहेगी? नियत रहेगी। टोटल एनर्जी का लॉस थोड़ी हो रहा भाई। देखिए, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, कुल ऊर्जा नियत रहेगी। हाँ, उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक दूसरे में आपस में चेंज होते रहेंगे और टोटल एनर्जी को सेम रखेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी फिर से यहां पर वही होती है E इक्वल्स टू तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये सेम रहने वाली, ये चेंज नहीं होगी। तो कुल ऊर्जा नियत रहती है थ्रू आउट ऑफ द जर्नी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ सवाल है, बड़े ही सिंपल वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री के लिए दुखदाई हो सकते हैं? कौन को? देखिए, अंतरिक्ष में जैसे ही जाएंगे इसका मतलब है ग्रेविटी की वैल्यू वहां पर जीरो एक्ट हो रही है, मतलब वेटलेसनेस है भाई, भारहीनता है। अब भार है नहीं तो अगर आपको सोना भी है तो भाई ऐसा नहीं कि बेड पे डल गए तो भैया बढ़िया सो रहे हैं भाई, बेड पे कैसे डलेंगे भाई, ग्रेविटी थोड़ी अपनी तरफ पुल कर रही है, तो सोने के लिए भी तकलीफ है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट हमने पानी पिया वो पेट के अंदर जाना ही जाना है भाई। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे गड़बड़ है ना, ग्रेविटेशन भैया है ही नहीं, कोई चीज अपनी तरफ मतलब नीचे की तरफ खींच ही नहीं रही है। और हमें तो ऐसे आदत है एक प्रेशर में रहने की या फिर एक वेट सहन करने की हमारे पूरे बॉडी पार्ट को, तो कुछ कुछ दिक्कतें होती है। जैसे एक दिक्कत होती है भैया पैरों में सूजन आने लगता है, ऑब्वियसली पैरों में क्या आएगा भैया, सूजन आने लगेगा। तो पैरों में सूजन आना दिक्कत तो है, देखिए प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है तो भारीपन नहीं लगता कि पैर सूज गए तो यार बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है, नहीं लगेगा ही नहीं ना। तो सूजन आने से इनको बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेहरे पे सूजन, लेकिन चेहरे में अगर सूजन आ गया तो भैया आंखें तो बंद हो जाएगी ना। अब ऐसा थोड़ी कि आंखें भी ऐसी बड़ी हो जाएगी सूजन होकर, अब आंखें बंद हो गई, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो भाई बहुत सारी समस्याएं और भी हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम है कि भाई हमारे बॉडी पार्ट्स में जैसे फेस वाला जो पार्ट है, चेहरे में सूजन आने का मतलब क्या है, नाक में सूजन आया, आंख में सूजन आ रहा, मुंह में सूजन आ रहा, तो ये सब तो प्रॉब्लम देगी ना, बहुत ज्यादा परेशानियां देगी। इसके अलावा सर दर्द ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है सर दर्द वाला भी, क्योंकि आपको एक स्पेस सूट के अंदर में रहना है, एक लिमिटेड प्लेस में रहना है और उसी जगह पर रह करके आपको काम करते रहना, तो सर दर्द होना तो बहुत ही नॉर्मल है, हेक्टिक होना, सर दर्द होना ये नॉर्मल है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। दिक्न्यास की समस्या भी होती है भाई, डायरेक्शन भ्रम वाली जो बात होती है ये भी होती है, क्योंकि यहां पर जब हम होते हैं तो फिर हमें डायरेक्शंस पता है कि ये लेफ्ट वो राइट वो ऊपर और नीचे। अगर आप ऐसा फ्री स्पेस में हैं तो वहां कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट कैसे करेंगे भैया, कौन सी दिशा, कौन सी ईस्ट कौन सा वेस्ट, तो बड़ी अजीबोगरीब सी चीज होती है। मतलब जब तक हम कंपास बॉक्स ना देखें तब तक पता ही नहीं चलता किस दिशा में चल रहा है, तो वो भी एक तरीके से परेशानी का समस्या हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में जो समस्या है वो क्या क्या भाई, चेहरे पर सूजन, सिर दर्द और दिक्न्यास, ये सब समस्या। पैरों में सूजन अकेली ऐसी चीज है जो इंस्टेंट कोई तकलीफ नहीं दे रही है, वैसे है तो वो भी तकलीफ ही, लेकिन कह रहे हैं ना ज्यादा दुखदाई हो सकती है, तो ज्यादा दुखदाई ये 3 है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे कह रहे हैं कि एक समान द्रव्यमान घनत्व के अर्धगोलीय खोलों द्वारा परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर गुरुत्वीय तीव्रता की दिशा, ये एक बनाया है यहां पर बॉक्स। यहां पर 2 सवालों के लिए ये डायग्राम है भाई, तो एक सवाल अभी यहां है नहीं, तो इस सवाल के लिए इसको हटा देता हूं, अगले सवाल में अभी आ जाएगा तो फिर इसको ले आएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए, यहां पर क्या चल रहा है कि एक ऐसा खोल है ना, एक ऐसा क्या भाई खोल है। ठीक है, इस पे कह रहे हैं कि परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके केंद्र पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर है। यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही, किस डायरेक्शन में लगी,
तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इसके सेंटर पे हमेशा किधर लगती है, टू डाउनवर्ड लगेगी, टुवर्ड्स टू द मास, जो इसका मास होगा। देखिए खोल के ढक्कन के केंद्र पर है, इस पूरी बॉडी का जो द्रव्यमान होगा वो तो इसके बीचों बीच होगा ना, अंदर कहीं जो द्रव्यमान केंद्र होगा, तो उसकी तरफ ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही होगी ना। इस पे कोई भी चीज रखेंगे तो ये कहां की तरफ खींचेगी, इसके केंद्र की तरफ। तो इसके केंद्र की तरफ मतलब यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तो कह रहे हैं कि किस दिशा में होगी, तो मैं कहता हूं सी के दिशा में। और इसको ठीक है, ये क्या क्या है भाई, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो किस दिशा में होने वाली है, तो सी की दिशा में होने वाली, नीचे की तरफ। यदि हम गोले को पूरा कर दें तो केंद्र पर नेट तीव्रता शून्य हो जाएगा। इसका अर्थ है कि इस केंद्र पर दोनों अर्धगोलों के कारण तीव्रताएं परस्पर विपरीत तथा बराबर होती है, अतः दिशा सी द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। इसको एक और खोला ले आओ और इसको पैक कर दो। ये एक और खोली ला करके पैक कर दी, तो हमेशा किसकी तरफ होगी भाई, तो सी की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ होने वाली, यहां पर सी की तरफ, चलेगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम जरा अपने अगले सवाल में। इसी का अगला सवाल है भाई, है ना, जहां पर दूसरे डायग्राम के बेसिस पर हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम। 11वें क्वेश्चन में जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं 11वें में, यहां पे कह रहे हैं कि उपरोक्त समस्या में किसी यादृच्छिक बिंदु P, मतलब रैंडमली इसमें कहीं पर एक P पॉइंट ले लिया, जो कि मैंने कहा भी कि ये P पॉइंट वाला जो डायग्राम दिया हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। तो कहीं पर भी इस ढोल में कहीं पर भी एक P पॉइंट ले लिया। ये नगाड़े जैसी चीज है भाई, नगाड़ा देखा होगा, आधा ढोल, है ना, ऊपर से एक और आधा ढोल रखेंगे, मतलब दो नगाड़ों को एक साथ रखने वाले हैं। तो कह रहे हैं यादृच्छिक मतलब क्या होता है भाई, रैंडमली कहीं पर, है ना, P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, किस तीर से प्रदर्शित की जाएगी। यहां पर अगर देखेंगे तो एक यहां पर है ना, एबीसी तो इधर खत्म हो गया था, जी इधर, एफ इधर, ई इधर और डी इधर है इस P पॉइंट पे। तो कह रहे हैं जी किधर होगी, तो फिर से मैं कहूंगा कि ये टुवर्ड्स टू द सेंटर, मतलब नीचे की ही तरफ होने वाली है भाई। तो ये भी किससे प्रदर्शित होगी, ई से ही प्रदर्शित होने वाली है, ठीक है ना। तो इसका प्रदर्शन ई, और इसमें अगर हम बात में कर रही थी हमने सेंटर वाले पॉइंट पे, तो ये किस पे प्रदर्शित हो रही थी, सी पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कि दो सवाल हमारे पास में रखे गए थे इसके लिए, और इसके लिए कहानी बस इतनी सी है कि हमारे पास में ये एक अर्धगोला था, ठीक है। अगर इसके बचे हुए अर्धगोले को मैं पूर्ण करता हूं ऐसा, तो ये जो केंद्र था वो कॉमन केंद्र होगा, है ना। ये जो केंद्र था, ये केंद्र कैसा होने वाला है, कॉमन केंद्र होने वाला है। और कॉमन केंद्र कैसा भाई, तो ये देखिए, ये कॉमन केंद्र होने की वजह से ये जो हम कह रहे हैं कि यदि हम गोले को पूरा कर दें तो केंद्र पर नेट तीव्रता शून्य हो जाएगी। इस पर जो नेट तीव्रता होगी भाई, ये ऊपर की तरफ एक बल लगेगा और नीचे की तरफ एक, तो नेट कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र पर दोनों अर्धगोलों के कारण तीव्रताएं परस्पर विपरीत तथा बराबर हो, मतलब एक पर ये बी की डायरेक्शन में तो एक पर सी की डायरेक्शन में। तो अगर रैंडमली यहां पर भी एक पॉइंट ले लेंगे तो यहां पर भी जो डायरेक्शन लगेगी वो नीचे की ही तरफ लग रही होगी, क्योंकि इसके लिए ऊपर की तरफ जाएगी। तो मतलब अगले वाले प्रश्न का जो 11वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है भाई, ई से प्रदर्शित होगी, नीचे की ही तरफ लगने वाली है। चलिए तो यहां पर हमारे फर्स्ट 11 क्वेश्चंस की हमने बात कर ली है, ठीक है। हालांकि कायदे से 10 ही क्वेश्चन है ना, नंबरिंग अब 11 है इसका, क्योंकि भाई 11वां क्वेश्चन एनसीईआरटी ने कही है, तो है होने को तो भैया 10वें के ही 2 पार्ट है। चलिए तो इस सेशन को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तो जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड हम दोनों ही मीडियम में कोर्सेस आपके लिए लेकर के आते हैं, और पूरा कोर्स एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको परेशान होने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए ई बुक्स, बुक्स, प्रिंटेड नोट्स, तो आप सिंपली कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, उसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।